नमस्कार डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का हार्दिक स्वागत है पीटीज आईएएस एकेडमी करंट अफेयर्स और एडिटोरियल एनालिसिस में। द हिंदू अखबार का 8 जुलाई का पूरा विश्लेषण लेकर हम हाजिर हैं। ये हमारी सीरीज का 21st सेशन है। मेरे साथ बने रहिएगा और ये सीरीज सभी सिविल सर्विसेज एस्पायरेंट्स के लिए बहुत यूजफुल है। आज के हिंदू अखबार से मैं ये 4 एडिटोरियल आपके साथ डिस्कस करूंगा जो 100% एग्जाम ओरिएंटेड हैं। हमारी ये सीरीज केवल एग्जाम तैयारी के लिए है, तो कृपया उस हिसाब से ही पढ़ें। सारे सेशंस अच्छे से देख लिया करें और अपने नोट्स बनाते चलें। तो शुरू हो जाए। आज का जो पहला एनालिसिस है प्यारे साथियों, वो ये है द सर्ज, तालिबान्स राइज इन अफगानिस्तान। आपको प्रीलिम्स में कहीं ना कहीं एमसीक्यू में ऐसे तो पूरे आ सकते हैं टेररिज्म पर वगैरह या जियोपॉलिटिकल सिचुएशन पर, और जीएस 1 और 2 में ही आपको काम आ सकता है। तालिबान का अफगानिस्तान में जो हाल में बहुत तेजी से उदय हुआ है वो इस क्षेत्र में सभी के लिए बहुत चिंता का विषय है, और सबसे ज़्यादा जो अफगानिस्तान में चुनी हुई सरकार बैठी हुई है काबुल में, उसके लिए तो है ही। दरअसल हुआ ये कि जब नए राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भी डोनाल्ड ट्रंप की ही नीति पर मुहर लगाते हुए मई से अपने सिपाहियों का विड्रॉल बहुत तेजी से शुरू किया, तो तालिबान को मौका मिल ही गया जिसका वो 20 सालों से इंतजार कर रहा था, जब अमेरिका ने उसकी सरकार को 2001 के आतंकी हमलों के बाद बम मार के उखाड़ फेंका था। सबसे पहले अमेरिका ने 9/11 की जो घटना हुई थी 11 सितंबर 2001 को अमेरिका के शहरों पर हुए आतंकी हमले, अल-कायदा को जिम्मेदार ठहराया। अब अल-कायदा कहाँ छुपा हुआ था? अफगानिस्तान में। अफगानिस्तान में तब किसकी सरकार थी? तालिबान की। तो उन्होंने कहा हमको दे दो अल-कायदा वाले, उन्होंने मना कर दिया, तो उन्होंने उस सरकार को उखाड़ फेंका पूरी तरह से मिलिट्री ऑपरेशन चला के। अब 20 साल बाद तालिबानियों को मौका मिला है, तो ये पूरे अफगानिस्तान में हमले कर रहे हैं, और अमेरिका का 90% विड्रॉल कंप्लीट हो चुका है। और स्थिति यह है कि अफगान डिफेंस फोर्सेस की हिम्मत टूट रही है। सिपाही अपनी पोस्ट छोड़ के भाग रहे हैं, सरेंडर कर रहे हैं या पीछे हटते जा रहे हैं। कुछ तो आसपास के देशों में भाग गए, जैसे ताजिकिस्तान। आज तालिबान के पास वहां के 407 प्रांतों में से 200 का कब्जा आ गया है, और वो 127 में कब्जे की लड़ाई लड़ रहा है। और ये उन उत्तरी क्षेत्रों से आते हैं जो कि बदख्शान, ताखर इत्यादि क्षेत्रों से है। इन्हीं लोगों ने 1990 में तालिबान का बहुत विरोध किया था। अब जो सरकार है काबुल की, वो चारों तरफ तालिबानियों से घिर गई है। हालांकि जितनी भी प्रांतीय राजधानियां हैं और देश के बड़े शहर हैं, वो अभी भी सरकार और सरकारी मिलिट्री के हाथ में ही है। लेकिन कब तक? तो तालिबान ने जो है दोहरी नीति अपनाई। जब प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने घबरा के इनके साथ बातचीत शुरू की, क्योंकि वो चाहते थे कि अमेरिका अफगानिस्तान छोड़ दे, तो दोहा में, कतर में अमेरिका और तालिबान की पीस टॉक चालू हुई। तो क्या आप मुझे बता सकते हैं प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने किस व्यक्ति को अपना स्पेशल एनवॉय, विशेष दूत नियुक्त किया था अमेरिका का, जिसने तालिबान से बातचीत की? नाम बताइएगा। और ये वहाँ पे बातचीत शुरू की। तो जब वहाँ बातचीत होती थी ना, तो पैरेलल में अफगानिस्तान में ये बम फोड़ते थे और लोगों को मारते थे। हजारों लोगों को मार दिया इन्होंने। और डोनाल्ड ट्रंप उसके बावजूद भी ये नहीं बोलते थे कि मैं हट जाऊंगा तो तुम पीछे अफगानिस्तान में डेमोक्रेसी लाओगे। वो ये बोलते थे कि मैं हटूंगा और तुम हमें एक बेसिकली ये अश्योरेंस दोगे कि तुम अफगानिस्तान को विदेशी आतंकवादियों के लिए एक भूमि प्रदान नहीं होने दोगे। सो बेसिकली डोनाल्ड ट्रंप खुद के लिए फेस सेविंग एग्जिट चाहते थे। उस चक्कर में अफगानिस्तान डूब गया पूरा, और इस वजह से अब ये स्पीड अप हो गया है। इन्होंने बोल दिया कि इस साल 11 सितंबर के पहले हम लोग चले जाएंगे, बाइडेन ने बोला है। तो तालिबानियों को तो एक सुनहरा मौका मिल गया। इस पूरे खेल में जो सबसे बड़ा अपराधी है वो अमेरिका है। पहले ट्रंप और अब जो बाइडेन, पहले रिपब्लिकन पार्टी अब डेमोक्रेट्स। इन्होंने इतनी अर्जेंट पीस टॉक्स क्यों शुरू की? क्योंकि वो खुद की इज्जत बचा के भागना चाहते थे कि भाई अमेरिका भागा नहीं है, अमेरिका ने शांतिपूर्ण तरीके से छोड़ा है। तो तालिबान तो समझ ही गया ना बात को, और इसलिए कोई डेमोक्रेसी की बात ही नहीं हो रही है। लेकिन अब अमेरिका तो जा सकता है छोड़ के, वो तो बहुत दूर रहता है। चाइना, रशिया, ईरान, पाकिस्तान, इंडिया तो यहीं रहते हैं, और ये तो भाग नहीं सकते छोड़ के। तो ये सब चाहते हैं कि पीसफुल पॉलिटिकल सेटलमेंट हो, क्योंकि एक बात पाकिस्तान को भी समझ में आ गई है कि अगर तालिबान के हाथ में सब कुछ आ गया, नुकसान पाकिस्तान का भी होगा। तालिबान खुद भी ये बात को समझते हैं कि अगर उन्होंने केवल हिंसा की, तो 2021 जो है वो 1995 तो है नहीं जब उनकी पहली सरकार बनी थी। इस बार उनको इंटरनेशनल सपोर्ट किसी से मिलना ही नहीं है। हिस्ट्री ऑफ द नेशन इज क्लियर।
यहाँ कभी भी किसी एक पार्टी की सरकार चल ही नहीं पाई। कम्युनिस्टों ने ये 1960 और 70 में करके देख लिया, मुजाहिदीनों ने उसके बाद करके देख लिया सोवियत संघ के जाने के बाद, तालिबानियों ने उसके बाद करके देख लिया, और सबके सब पतन हो गए। तो यदि तालिबान ये समझता है कि वो अकेला पूरे अफगानिस्तान को चला लेगा, तो वैसा नहीं होने वाला है। सभी लोगों को साथ बैठ के बात करनी पड़ेगी, और अफगानिस्तान अगर वैसा नहीं कर पाया तो अगले 5, 7, 10 सालों के लिए हिंसा का एक बहुत भयंकर तांडव होने वाला है। आ गया समझ में आपको? तो इसकी समरी कमेंट थ्रेड में निकालो। देखो भाई, अब ये तुमको करना है, मैंने ये तुमको बताया। अब मेरा पहला सवाल तुमसे, व्हाट इज द लर्निंग फ्रॉम दिस एडिटोरियल? क्या सीखा तुमने? 2-3 वाक्यों में कमेंट थ्रेड में लिख के दो कि समरी ऑफ द फर्स्ट एडिटोरियल इज। समझ में आ रहा? हिंदी में भी लिख सकते हो, लेकिन इतना तो तुम्हें करना पड़ेगा ना। आज का दूसरा एडिटोरियल है, ये लिखा है जस्टिस अजीत शाह ने, जो दिल्ली हाई कोर्ट के भूतपूर्व मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं। तो ये तो बहुत बड़ी हस्ती हैं। आप लॉ कमीशन के चेयरमैन भी रह चुके हैं, तो ये तो और डबल बड़ी हस्ती हो गए। और उन्होंने कुछ लिखा है तो वो तो पढ़ना पड़ेगा। प्रीलिम्स GS2 ऐसे के लिए बहुत रेलेवेंट है। जुडिशियल व्यूज ऑन UAPA एंड स्टैनली स्वामीज डेथ। तो अभी फादर स्टैन स्वामी की मृत्यु हो गई कस्टडी में, उसके ऊपर चीफ जस्टिस ऑफ दिल्ली हाई कोर्ट रिटायर्ड शाह ने काफ़ी अच्छा लिखा है। आप इसको पढ़ेंगे, आपको बहुत सारे इंसाइट्स मिलेंगे। आर्थर कोसलर ने किताब लिखी थी डार्कनेस एट नून। 81 ईयर्स अगो ये किताब आई थी, और उसमें जोसेफ स्टालिन ने सोवियत संघ में हजारों 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 लोगों को मरवा दिया था, जो उसकी राजनीति को चुनौती देते थे। वायलेंट पर्ज बाय स्टालिन, वो काला चैप्टर डार्कनेस एट नून में फिक्शनलाइज किया गया था। पॉलिटिकल रिप्रेशन, पुलिस सर्वेलांस, सस्पिशन एंड एग्जीक्यूशंस ऑफ सिटीजन्स। और वो डार्कनेस एट नून जो थी दोस्तों, IIT दिल्ली में जब मैं पढ़ रहा था तो हमारे ह्यूमैनिटीज़ के इंग्लिश के प्रोफेसर ने कंपलसरी रीडिंग की थी। डार्कनेस एट नून और ब्रेव न्यू वर्ल्ड, एल्डस एक्सले की, ये 2 किताबें हमें कंपलसरी पढ़ाई जाती थी। और मैं बहुत खुश नसीब रहा कि मुझे इतने अच्छे टीचर वहाँ मिले जिन्होंने ये चीज़ें हमको तब पढ़ा दी थी। फादर स्टैन स्वामी की जो मौत हुई अभी जुलाई 2021 में प्राइवेट अस्पताल में, ऐसा इनका कहना है जस्टिस अजीत शाह का कि ये भी डार्कनेस एट नून ही था। ही वॉज एन एक्टिविस्ट अक्यूज ऑफ टेररिज्म। वो आदिवासियों के लिए काम करने वाले व्यक्ति, सारी जिंदगी उन्हें आतंकवाद में लिप्त पाया गया था सरकार के द्वारा, और उनकी मृत्यु जो हुई, ऐसा जस्टिस शाह कहते हैं, ये मेजॉरिटेरियन अथॉरिटी एंड जीरो रिस्पेक्ट फॉर रूल ऑफ लॉ का नतीजा है। और उसमें वो सीधे सीधे आगे सुप्रीम कोर्ट के रोल पे भी उंगली उठाएंगे जस्टिस शाह। स्वामी एक जेसुइट प्रीस्ट थे, उन्होंने 70 किताबें लिखी थी। सारी जिंदगी वो दबे कुचली कम्युनिटीज़ के भले के लिए काम झारखंड में करते रहे, और हमेशा उन दबे कुचले लोगों के बिहाफ पे कोर्टों में जाके पिटीशन फाइल करना वगैरह वगैरह वगैरह, ये लड़ाइयाँ वो ताकतवर लोगों के खिलाफ पूरी जिंदगी लड़ते रहे, और उन्हें संविधान पर पूरा भरोसा था। अगस्त 2018 में पूना की पुलिस ने उनके एक रूम के घर पे धावा बोला, उनका कंप्यूटर, फ़ोन, किताबें सब ले गए। अगस्त 2019 में उन पर फिर से धावा बोला, और इसके बाद फाइनली अक्टूबर 2020 में नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने उनको धर दबोचा और ये बोला कि अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट में तू आतंकवादी है, चल बेटा अंदर। तब उनकी उम्र 82 साल के आसपास रही। ही वॉज द 16th इन अ लॉन्ग लिस्ट ऑफ पब्लिक इंटेलेक्चुअल्स। लेकिन ये अकेले नहीं थे। भीमा कोरेगांव का जो मामला हुआ था, उस मामले में जो 16 पब्लिक इंटेलेक्चुअल धर दबोचे गए थे भारत सरकार के द्वारा हिंसा के मामले में, जो कि वहाँ के यलगार परिषद के इवेंट के 200 साल की जो उन्होंने सेलिब्रेशन किया था, दलितों की एक आर्मी यूनिट का ब्रिटिशर्स के साथ मिलकर पेशवा को हराना 1818 में, तो वो 200 साल बाद सेलिब्रेशन 2018 में, उसके एक दिन के बाद हिंसा, और उसमें ये सारे लोग फाइनली पकड़ लिए गए। समझ में आ गया आपको? ये सबसे बूढ़े व्यक्ति हैं जो भारत में कभी भी आतंकवाद में पकड़े गए, एंड हु डाइड इन कस्टडी। एविडेंस वॉज वेरी फ्लिम्सी। इनके खिलाफ जो सबूत थे वो बहुत ही हल्के पतले सबूत थे। उनके रूम से प्रोपोगेंडा मटेरियल मिल रहा है। जो बाकी के पकड़े गए उनके साथ इनका कम्युनिकेशन था। सुधा भारद्वाज, ये सुधा भारद्वाज है, माफ़ी चाहता हूँ, कहीं कहीं कुछ स्पेलिंग मिस्टेक्स होती हैं, उसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं। और वरावर राव जो कि पोएट थे, इनको भी पकड़ लिया पुलिस ने और NIA ने। इंटरनेशनल फोरेंसिक एक्सपर्ट्स ने पिछले 2 सालों में कुछ बहुत ही डैमेजिंग फैक्ट्स बताए हैं। उन्होंने ये कहा है कि इन लोगों के कंप्यूटरों से जो लेटर मिले जिसमें कहा गया था कि हम इनकी हत्या कर देंगे, उनकी हत्या कर देंगे, देश में से सरकार को उखाड़ फेंकेंगे, माओवादी सरकार लाएंगे वगैरह, वो सारे बाहर से प्लांट किए गए थे। वो सारी फाइलें इन सबके कंप्यूटरों पे हैकिंग करके प्लांट की गई थी। इससे संबंधित एक न्यूज़ भी मैं लेने वाला हूँ। ये पेगासस, एक पेगासस सॉफ्टवेयर स्पाईवेयर जो इजराइल बेचता है,
वो सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल हुआ, ऐसा इंटरनेशनल अथॉरिटीज कह रही हैं। अब सच क्या है झूठ क्या है तो समय के साथ पता चलेगा। तो भारत सरकार ने यह कहा कि ये तो ट्रायल में देखेंगे ना, तो जब तक ट्रायल शुरू नहीं होती अभी तो बेल का सवाल ही नहीं उठता है। तो ये जो पूरा काम है कि बेल ही नहीं देंगे, ये दरअसल सुप्रीम कोर्ट के 2019 के वाताली जजमेंट से निकला हुआ है। तो अभी सुप्रीम कोर्ट पे वो थोड़ी देर के बाद आने वाले हैं, एनआईए वर्सेस जहूर अहमद शाह वाताली। जस्टिस शाह उस पर आएंगे 2 मिनट में। स्वामीज डीजनरेटिव पार्किंसंस डिजीज, उसका भी किसी ने कोई ध्यान नहीं रखा। उनको पानी पीने में दिक्कत होती थी, उनको स्ट्रॉ देने से मना कर दिया, तो उनको पानी दूसरे लोग ही पिला पाते थे। और जुडिशल सेंसिटिविटी पूरी रूप से यहां पर गायब दिखाई दी, संवेदनशीलता। तो जो पुलिस और स्टेट है भारत का, वो यूएपीए की मदद से लोगों को जेलों में ठूस रहा है, क्योंकि आज का जो हमारी न्यायपालिका है वो बिल्कुल कमजोर हो चुकी है। वो पूरी तरह से एपैथेटिक हो चुकी है, संवेदनहीनता हो गई है उसमें। और हमारे चीफ जस्टिस जो हैं बार बार बोलते हैं लिबर्टी, फंडामेंटल राइट। वो क्यों बोलते हैं जब ये चीजें है ही नहीं? तो ऐसा जस्टिस शाह लिख रहे हैं, मतलब ही इज डेफिनेटली वेरी पेन्ड वाइल राइटिंग। प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस, कि भैया यू आर इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी। भारत में जितना भी जो आपराधिक दंड संहिता है उसका ये मूल सिद्धांत है, उसका मूल स्तंभ है, ये भारत में अब टूट के गिर चुका है वाताली जजमेंट के बाद। तो क्या हो गया था वाताली जजमेंट में? सुप्रीम कोर्ट ने अप्रैल 2019 में, बताइएगा दोस्तों उस वक्त भारत के चीफ जस्टिस कौन थे, एक डिसीजन दिया एनआईए वर्सेस जहूर अहमद शाह वाताली में, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने अपनी विवेचना यूएपीए की दी, जो आज पूरे भारत के कोर्टों के हाथ पांव बंध गए हैं। उस नई डॉक्ट्रिन में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो अक्यूज्ड है एनआईए में, उसको तो तुम जरा कस्टडी में रखो ट्रायल के दौरान भी, इवन इफ ऑल द एविडेंसेस आर प्रूवन रॉन्ग एंड ही इज एक्विटेड फाइनली, उसको छोड़ना मत। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोर्ट तो ये अज्यूम कर ले ऐसे मामलों में कि एफआईआर में पुलिस ने जो कुछ कहा है वो 100% सत्य है। तो अब देखिए ऐसे में तो किसी को भी कभी बेल मिल ही नहीं सकती। ओनली इफ द अक्यूज प्रोड्यूसेस मटेरियल टू द कॉन्ट्ररी कैन बेल बी कंसिडर्ड। अब एक अक्यूज जो जेल में पड़ा हुआ है, जिसकी अच्छी तरह से ठुकाई पिटाई हो चुकी है, जिसको बदनाम किया जा चुका है, उससे उम्मीद की जा रही है कि पुलिस ने जो आरोप लगाए उसका उल्टा पूरे ठोस सबूत जज को दो। वो कहां से लाएगा? तो बर्डन ऑफ प्रूविंग इनोसेंस हैज बीन शिफ्टेड टू द अक्यूज्ड। अब ये तो फिर बेल नहीं मिलने का ही कार्यक्रम हो चुका है। तो इसका मतलब ये है कि एडमिसिबिलिटी ऑफ एविडेंस एट बेल स्टेज हैज बीन एक्सक्लूडेड, कि बेल वाले चरण में, अभी ट्रायल शुरू नहीं हुआ या होने के बाद बेल है, उसमें किसी भी तरह के सबूत को स्वीकार्यता जो है कोर्ट को बोल दिया गया मत करना। तो इसमें इंडियन एविडेंस एक्ट भी आपने पूरी तरह नलीफाई कर दिया। तो ये तो पूरा का पूरा वाताली जजमेंट ही असंवैधानिक है। यूएपीए की बेल हियरिंग अब पूरा एक ड्रामा बन के रह चुकी है, क्योंकि किसी को मिलता ही नहीं है, और इसलिए ज्यादा से ज्यादा सेडिशन, टेरर, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के केसेस बना के लोगों को जेल में डाला जा रहा है। तो अब क्या हो रहा है, जैसे डार्कनेस एट नून में था, मियर थॉट हैज बिकम अ क्राइम इन इंडिया। अगर आपने सोच भी लिया तो वो अपराध हो चुका है, चलो बेटा अंदर चक्की पीसो। Evidence in some cases is untenable, in some cases it is artificially planted on people's computer, and generally all evidences are very very weak. अब कोर्ट्स कैन नॉट इवन गो इन टू द मेरिट ऑफ द केस, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के वाताली जजमेंट ने हाथ पांव बांध दिए। और जब दिल्ली हाई कोर्ट ने वो बंधे हुए हाथ खोले और 2020 के दिल्ली रायट मामले में लगे हुए यूएपीए और टेरर के चार्जेस से 3 एक्टिविस्टों को बेल दे दी, तो सुप्रीम कोर्ट 24 घंटे में स्टेप इन करके बोला, अरे बड़े आश्चर्य की बात है, ऐसा तो होना ही नहीं चाहिए और ये जजमेंट तो कोई प्रेसिडेंट नहीं हो सकता। तो बेसिकली जस्टिस शाह बहुत द्रवित हैं, बहुत गुस्से में हैं और बोल रहे हैं, आने वाली पीढ़ियां याद करेंगी कि भारत की जुडिशरी ने कैसे इनोसेंट लोगों का साथ छोड़ दिया। तो आपको क्या लगता है, कमेंट थ्रेड में जरूर बताइए। आज का हमारा तीसरा एडिट है चेंज इन इजरायली पॉलिटिक्स एंड इट्स मीनिंग। बहुत प्यारा एडिटोरियल है, विश्व राजनीति से संबंधित है प्यारे दोस्तों, आपको काफी इसमें फायदा हो सकता है। तो इसको आप कृपया GS2 कर लीजिएगा, यहाँ पे दिस इज GS2। तो एजेंट्स ऑफ चेंज एंड अ न्यू चैप्टर इन इजराइल्स पॉलिटिक्स। तो आप सभी जानते हैं बेंजामिन नेतन्याहू को एक बहुत ही बड़ा झटका लगा जब उन्हीं के खास व्यक्ति नफ्ताली बेनेट ने उनको बाहर का रास्ता दिखवा दिया। अब एक नई सरकार इजराइल में आई है 12 साल के एक छत्र साम्राज्य बेंजामिन नेतन्याहू के होने के बाद। ये बहुत ही मज़ेदार सरकार है, क्योंकि ये 8 ऐसी पार्टियों का गठबंधन है जो अपने आप में एक दूसरे से बहुत भिन्न है। लेकिन इतनी भिन्नता होने से एक चीज़ जो हुई है वो ये कि जो इजराइल का समाज है वो पूरी तरह से जो आपस में बहुत अलग अलग गुटों में बटा है, उसका प्रतिनिधित्व ये कोलिशन बहुत अच्छे से करता है। तो इस कोलिशन का नेता है दक्षिणपंथी नफ्ताली बेनेट।
उसके पास सबसे छोटी पार्टी और 6 सीटें हैं। वो पहले 2 साल के लिए प्रधानमंत्री बने हैं। जनता बहुत सरप्राइज है। वैसे मज़े की बात यह है कि नफ्ताली बेनेट जो हैं वो एक बड़े धार्मिक व्यक्ति हैं और वो यहाँ तक कि किप्पा भी पहनते हैं, स्कल कैप जिसको कहते हैं। नेतन्याहू धार्मिक व्यक्ति नहीं थे। तो ये जो सफलता मिली नफ्ताली बेनेट को, ये मिली याइर लपिड के कारण, जो अभी के विदेश मंत्री, 2 साल बाद वो प्रधानमंत्री बनने वाले हैं। अगर ये कोलिशन तब तक टिका तो, और ये सारा क्रेडिट याइर लपिड को जाता है जो उन्होंने 2 साल में 4 राष्ट्रीय चुनावों के बाद इजराइल की जनता को अब फाइनली स्टेबिलिटी का एक आनंद दिया। ये कोलिशन चाहता क्या है? देखिए, पहली चीज़ है बेंयामिन नेतन्याहू को बाहर रखो और दूसरा कंसेंसस बिल्डिंग करो। ये जो नेतन्याहू के खिलाफ इन्होंने लड़ाई लड़ी, इसने फाइनली इजराइल की जनता को एक काफ़ी प्रतिनिधित्व वाली सरकार प्रदान तो कर दी है, क्योंकि इस सरकार में 3 पार्टियां दक्षिणपंथी हैं, 3 पार्टियां मध्यमार्गी हैं, 2 पार्टियां मध्यमार्गी और वामपंथी हैं, और एक पार्टी पहली बार इजराइल के इतिहास में अरब पार्टी है। याद रखिएगा, इजराइल के अंदर बहुत सारे अरब मूल के लोग फुल सिटीजन्स हैं। ऐसा नहीं है कि इजराइल में केवल जूइश लोग रहते हैं, अरब मूल के लोग इजराइल में रहते हैं और वो वहां के इजरायली सिटीजन्स हैं। ध्यान रखना, इजराइल की पूरी राजनीति पूरी तरह से पुरुष प्रधान है, मर्दों के द्वारा डोमिनेटेड है, जैसे भारत की राजनीति है। और आज उसमें एक अचानक से चेंज आ गया। 27 मंत्रियों में से 9 महिलाएं बना दी गई हैं, तो ये तो बहुत बड़ी बात हो गई। तो इसमें रिमार्केबल चीज़ क्या है? ये जो चरम दक्षिणपंथी लोग हैं इजराइल के, बेनेट, लापिड, लिबरमैन, ये आगे बढ़ के वामपंथियों से हाथ मिलाते हैं और एक अरब इस्लामी पार्टी से हाथ मिलाते हैं कि चलो यार अपन सब साथ आ जाते हैं ताकि नेतन्याहू को हटा सके। ऐसा कभी नहीं हुआ इजराइल में। इजराइल की जो पूरी यहूदी आबादी है वो कोई एक मास नहीं है, सारे पढ़े लिखे लोग हैं एक तो, और अच्छी खासी पर कैपिटा इनकम है, आपस में सब बटे हुए हैं। इनके व्यू पॉइंट दुनिया को लेके बहुत अलग अलग हैं, और ये नया कोलिशन एक्चुअली उनको सही ढंग से रिप्रेजेंट करता है, खराब नहीं, क्योंकि नेतन्याहू उनमें से केवल चरम दक्षिणपंथियों का ही रिप्रेजेंटेशन करते थे। लेकिन ये जो फिकल यूनिटी है, फिकल का मतलब होता है बहुत ही टेम्पररी, कभी भी टूट सकने वाली, ये हो सकता है बहुत जल्दी खत्म हो जाए। तो इनकी मेन चुनौती इस नए कोलिशन की क्या है? आपको कॉम्प्रोमाइज करना होगा, रिकंसिलिएशन करना होगा, दूसरों को स्वीकार करना होगा, और उसके लिए कंस्ट्रक्टिव सीएमपी चाहिए। एक बहुत ही रचनात्मक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम की आवश्यकता है, नहीं तो टूट के बिखर जाएंगे। नफ्ताली बेनेट 1967 में पैदा हुए। आपने सायरेत मटकल नाम की एक कमांडो यूनिट में काम किया और आप उसके बाद पॉलिटिक्स में आए और बेंयामिन नेतन्याहू के अंडर काम किया। लेबनान वॉर 2006 के बाद आप राजनीति में घुसे। आप रिलीजियस हैं, लेकिन अति एकदम कंजर्वेटिव जो होते हैं, अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स, वो ये नहीं है। ज्यूस में होते हैं ना अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स लोग, और वो एक करोड़पति हैं क्योंकि उन्होंने हाईटेक में कुछ करियर बनाया, कंपनी उनकी बेची तो उसमें उन्होंने करोड़ों डॉलर कमा लिए। जब नेतन्याहू के नीचे वो थे, उस वक्त वो अपने फार राइट की टेंडेंसीज खुल के दिखाते थे कि जूइश सेटलमेंट बढ़ा दो, वेस्ट बैंक को अनेक्स कर लो, लेकिन अब वो फ्लेक्सिबल हो गए, उसके बिना सरकार भी नहीं बनती। अब उन्होंने जो लेटेस्ट में इजराइल ट्वाइस कहा है, वो ये कहा है नफ्ताली बेनेट ने कि इतिहास में हज़ारों सालों में ऐसा 2 बार हुआ कि इजराइल का पूरा घर जल के राख हो गया, क्योंकि इजराइल के सैकड़ों नेता सब अपनी अपनी जगह सही थे, लेकिन साथ में बैठ के कभी कॉम्प्रोमाइज़ ही नहीं कर पा, और इसलिए इजरायली लोगों को हमेशा, जूइश लोगों को हमेशा अपना घर ही छोड़ना पड़ा। लेकिन अब हम वैसा नहीं होने देंगे। तो अब दुनिया को इंतजार है कि नफ्ताली बेनेट की फॉरेन पॉलिसी क्या होती है, क्योंकि अभी तक ये प्रधानमंत्री ही फॉरेन पॉलिसी चलाते हैं मोटे तौर पर इजराइल में। उन्होंने अपनी फॉरेन पॉलिसी के एलिमेंट्स नहीं बताए हैं। आ गया समझ में? चलिए, वेरी गुड। हमारी सारी प्लेलिस्टें कितने लोगों ने अभी तक देख ली है? देखिए, हमारे चैनल को आगे बढ़ाना अब आपकी जिम्मेदारी है, मैं आप पर डिपेंडेंट हूं। अगर आप हमारे चैनल को आगे बढ़ाएंगे, सारे वीडियोस को बराबर देखिए, रिवीजन के लिए 2 बार देखिए, लाइक और शेयर कीजिए अपने अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, और अपने सारे साथियों से सब्सक्रिप्शन करवाइए। ऐसे करते करते चैनल बढ़ेगा, तो हमारा मोटिवेशन बढ़ेगा, तो हम आपके लिए कंटिन्यूसली इतना अच्छा स्टडी मटेरियल लाते रहेंगे। लेकिन ये सपोर्ट आप ही से आना है। आज का चौथा और अंतिम एडिटोरियल, अब इसमें हम बात करेंगे प्यारे दोस्तों, सेक्सुअल एंड रिप्रोडक्टिव चॉइसेस एंड एसडीजी 2030 की। ये बहुत अच्छा एडिटोरियल है। भारत की महिलाओं और लड़कियों की पूरी सामाजिक परिस्थिति, चैलेंजिंग नेगेटिव सोशल नॉर्म, ये भारत के सामाजिक जो अलग अलग मापदंड हैं उनमें जो नकारात्मकता है उसको अब हम चुनौती देने की सोच रहे हैं। वर्ल्ड पॉपुलेशन डे 11 जुलाई,
ये भारत के लिए एक अच्छी खबर लेकर आया है, क्योंकि इसने फाइनली ये बता दिया कि भारत की 50% से ज़्यादा आबादी वर्किंग एज पॉपुलेशन की तो है ही है, लेकिन 29 से भी कम हो गई है। तो हमारी वर्किंग एज पॉपुलेशन WAP जो है वो युवाओं से भरी हुई है, और ये हमारे देश को 21वीं सदी में आगे ले जाएगी, ऐसा वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट ये बताती है। इकोनॉमिकली सोशली देश को आगे ले जाएगी, लेकिन इनमें से आधी लड़कियां हैं। तो ये कैसे कर सकते हैं? बाय बीइंग हेल्दी, नॉलेजेबल एंड स्किल्ड। इनकी स्वास्थ्य अच्छा हो, इनको ज्ञान हो, इनके पास कौशल हो, और उससे भी ज्यादा जरूरी खास तौर पर लड़कियों के लिए, बाय हैविंग द राइट्स एंड द चॉइसेस टू डेवलप फुल पोटेंशियल इन सेक्सुअल एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ एंड राइट, SRHR याद रख लेना अच्छे से, सेक्सुअल एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ एंड राइट, कि कोई भी लड़की या कोई भी महिला अपने जीवन के क्या डिसीजंस प्राइवेट जीवन के लेती है, उसकी उसको पूरी जानकारी हो, उसके मेडिकल इम्प्लीकेशंस के बारे में उसको ट्रेनिंग मिले, और वो अपने जीवन के डिसीजन खुद ले। इसको SRHR कहते हैं। जो गुटमाकर लैंसेट कमीशन 2018 का हुआ था, उसने सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव हेल्थ एंड राइट की बहुत वाइड परिभाषा दी, जो दुनिया में आज मानी जाती है। उसमें हिंसा, स्टिग्मा, बॉडीली ऑटोनॉमी के इशू सब कुछ कवर किया था उसने। भारत की आबादी का सत्य यह है कि हमारी टोटल फर्टिलिटी बहुत तेजी से पिछले 20 सालों में गिरी है, और जन्म की तरफ से भारत की आबादी अब स्थिर हो चुकी है। आज से 3 साल पहले टोटल फर्टिलिटी 2.2 थी। आप जानते हैं रिप्लेसमेंट रेट होता है 2.1। तो आज अगर भारत का एक्चुअल टोटल फर्टिलिटी लेंगे तो वो 2.1 से कम ही निकलेगा टोटल भारत का। तो फिर आबादी बढ़ क्यों रही है? क्योंकि पॉपुलेशन का मोमेंटम बना हुआ है पहले से, और लोग ज्यादा लंबा जी रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में थोड़ी सी दिक्कत है, वहाँ कहीं कहीं क्योंकि महिलाओं को न शिक्षा है न अधिकार है, फर्टिलिटी रेट जो है रिप्लेसमेंट से ज़्यादा हो जाती है, 2.1 से ज़्यादा। और इसीलिए राइट्स ऑफ वीमेन एंड गर्ल्स इज द बिगेस्ट चैलेंज इन द चेंजिंग पॉपुलेशन डायनामिक्स। अगर आप ज़बरदस्ती एक कानून बनाते हैं, कोअर्सिव लॉ, 1 चाइल्ड 2 चाइल्ड, दुनिया में ये कहीं भी सफल नहीं हुआ। चाइना से बड़ा कोई उदाहरण ही नहीं हो सकता। एम्पावरिंग विमेन बाय एजुकेटिंग देम to prevent unwanted pregnancy or giving birth with the help of skilled birth attendants, it always works well। और भारत ने पिछले 50 सालों में यही किया, नतीजे बहुत अच्छे आए हैं। कोविड के पैंडेमिक ने SRS सर्विसेज पूरे भारत में बाधित कर दी, जिससे पिछले 18 महीने से ये सर्विसेज प्रैक्टिकली बंद पड़ी हैं। और उससे भी पहले भारत में जो जनरली नेगेटिव सोशल एटीट्यूड्स हैं मुद्दों को लेके, उसने महिलाओं को SRHR एक्सेस करने में बहुत दिक्कत दी। 1994 का जो ICPD था, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन पॉपुलेशन एंड डेवलपमेंट, उसने SRHR की जो पूरी व्यापक परिभाषाएं दी थी, वो भारत की महिलाओं को कभी भी पूरे ढंग से मिल नहीं पाई। 2000 से भारत ने SRH में काफ़ी गेन किया है। इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज बढ़ी हैं, मतलब बच्चों का अस्पतालों में पैदा होना, उससे फिर रिकॉर्ड होता है, सेहत माता की और बच्चे की अच्छी रख पाते हैं घर पे होने के बजाय। मैटरनल मॉर्टैलिटी रेट, मातृत्व मृत्यु दर प्रति 1 लाख जीवित जीवन में पहले थी 327, अब हो गई 113। मतलब 1 लाख बच्चे पैदा होते हैं, केवल 113 माताओं की अब मौत होती है। ये एक्चुअली अभी भी ज्यादा है, लेकिन पहले से कम हो गया, 1/3 रह गया है। भारत सरकार फिर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के लिए आई। यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड भी ये चाहता है कि भारत की जो सफलता पिछले 50 सालों में रही, उसको साउथ साउथ कोलैबोरेशन में यूज करें, मतलब डेवलपिंग कंट्रीज, नॉर्थ यानी विकसित, साउथ यानी अभी विकासशील। SDG 2030 में लेकिन अभी हमारे सामने बहुत चुनौतियां हैं। भारत में हर साल 20 लाख 15 से 19 साल की लड़कियां जो हैं गर्भवती हो जाती हैं, और उसमें से 63% अनवांटेड गर्भ होते हैं। तो बहुत सीधी सी बात है, इनको SRS सर्विसेज मिल ही नहीं रही हैं। गर्ल्स बहुत ही यंग एज में मैरी की जा रही हैं भारत में, और ये नहीं होना चाहिए। Too many girls and women are constantly facing gender violence and socially sanctioned bad practices। अगर ये तीनों ऐसे ही चलते रहे तो SDG 2030 तो अचीव होने से रहा। इसका भयानक सबूत है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट, वैश्विक लिंग भेद रिपोर्ट। भारत का रैंक है 156 देशों में 140। अब इसके बाद क्या सबूत चाहिए? आप एकदम बॉटम ऑफ द पिरामिड पे बैठे हुए हैं। तो इस सब को रिवर्स करने का तरीका यह है कि भारत की सरकार और भारत का समाज यंग लड़कियों को उनके जीवन के बारे में, उनकी सेक्सुअल चॉइसेस और उनकी रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में सारी सुविधाएं दे, उनको एम्पावर करे और उनको सच्चे अर्थों में अधिकार प्रदान करे। उसी में पूरे समाज का और उन महिलाओं का भला है। आ गया समझ में? तो इसको समराइज करो कमेंट थ्रेड में। अब एक नया प्लेटफॉर्म है, वो ये बता रहा है कि जो इजराइल की एक कंपनी, प्राइवेट कंपनी पेगासस सॉफ्टवेयर बेचती है,
तो फोरेंसिक आर्किटेक्चर नाम का एक सॉफ्टवेयर आया एमनेस्टी इंटरनेशनल और सिटीजन लैब का। वो दुनिया भर की उन सरकारों को ट्रैक कर रहा है जिन्होंने इस पेगासस सॉफ्टवेयर की मदद से एक्टिविस्ट, ह्यूमन राइट्स वाले लोग और उन सबके कंप्यूटरों पे अलग अलग तरीके से हैकिंग की, सर्वेलांस किया वगैरह। बहुत गंभीर मामला हो गया है अब ये। एक गंभीर मामला यह है कि वो सभी देश जहां पर कोविड कम हो रहा था वो सब बढ़ने लग गया है बिकॉज ऑफ द डेल्टा वेरिएंट। इसका क्या मतलब? ये कोविड की लड़ाई तो अभी खत्म होती दिख नहीं रही है, ये तो चलेगी दिसंबर 2022 तक। हमें सावधानी रखनी है दोस्तों, क्योंकि आगे आगे आपको पता है एप्सिलॉन लैम्डा भी आ चुके हैं। बीजेपी 2024 की तैयारी कर रही है। मंत्रिमंडल का जो अभी विस्तार हुआ है, जिसमें अलग अलग सामाजिक समूहों और जातियों को प्राथमिकता दी गई है, वो 2024 की तैयारी का आगाज है, शंखनाद है। यूएस वैक्सीन डोनेशन भारत में अभी आ नहीं पा रहा है क्योंकि इंडेमनिटी के इश्यूज अटके पड़े हैं और वो अभी धीरे धीरे ही रिजॉल्व होंगे। पीटीआई ने भी नए आईटी रूल्स को दिल्ली कोर्ट में चुनौती दी है, जैसे बाकी के बहुत सारे पोर्टल्स ने दी है। आई होप आज का सेशन आपको अच्छा लगा। हमारे कोर्सेज के साथ जरूर जुड़िएगा। अब हम आपसे कल 9 जुलाई को पुनः भेंट करेंगे। नमस्कार, जय हिंद।